2025 बहुत ही कमाल का साल होने वाला है क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे हम इस साल में आगे बढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे करके हमको इस पूरी जंग की गहराई पता लगने लगेगी कि आखिरकार मार्वल और डीसी अपने अपने प्लान्स में कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद जुलाई 2025 जहां पर सुपरमैन लेगेसी जो थी अब वो सुपरमैन बन चुकी है और फैंटास्टिक फोर एक ही महीने में रिलीज होती हुई नजर आ चुकी है। और अगर इन दोनों ही मूवीज को फैंस रिजेक्ट कर देते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, लेकिन एक एक करके चीजों पे बात करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद डीसी कि आखिरकार डीसीयू वाले क्या कुक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जेम्स गन ने अपनी डीसीयू की स्लेट लॉन्च करी जिसका नाम उन्होंने रखा चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। और इस स्लेट की कुछ कुछ पिक्चरें हमको बताई गई। ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी स्लेट नहीं है, अगर आप लोग नहीं जानते इसके बारे में तो इस स्लेट का कुछ पार्ट हमको अभी बता दिया गया है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो आने वाले टाइम में बताया जाएगा। आने वाला टाइम कब? प्रोबेबली इसी साल कॉमिक कॉन में नहीं, हो सकता है कि डीसी वाले इस साल कॉमिक कॉन को पूरी तरह से स्किप करें अपने खुद के इवेंट डीसी फैंडोम के लिए। जी हाँ, ये वही फैंडोम है जहां पे मैन ऑफ कल्चर का जन्म हुआ था। उम्मीद करता हूं कि वैसा ही कुछ इस बार भी हम करें। तो जेम्स गन का गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स नाम का एक चैप्टर ओपन अप होगा क्रीचर कमांडोज से, सुपरमैन से नहीं। क्रीचर कमांडोज जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होगी वो इसी साल रिलीज होगी। फिलहाल इसको लेकर एक रिलीज डेट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसको हैलोवीन के टाइम पे रिलीज किया जाएगा। और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये लोग एक सुसाइड स्क्वाड टाइप की टीम होंगी जिनको एक मिशन पे भेजा जाएगा, लेकिन सीमिंगली ऐसा लग रहा है कि ये मिशन जो है ये आने वाले डीसीयू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें द सेंटर नाम का एक काफी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल दिखाया जाएगा जो प्रोबेबली हमको डीसीयू के आगे के फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इन सब से मूव ऑन करते हैं और आते हैं बड़े माल के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं सुपरमैन पे। हमको काफी सारी चीजें पता चल चुकी हैं अब कि ये आगे डीसीयू को किस तरह से शेप करने वाली है। तो जेम्स गन ने सुपरमैन की कास्ट को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया है। मैं पर्सनली नहीं सोचा था कि जेम्स गन इतना ज्यादा हार्डकोर जाने वाले हैं मूवी में, लेकिन हमें मूवी का मेन विलन नहीं बताया गया अभी तक कि आखिरकार मूवी में मेन विलन कौन प्ले करेगा और मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। बस जेम्स गन ने थोड़ा बहुत ये बता दिया है कि मूवी सुपरमैन के आसपास सेंटर करने वाली है और वो अपने दोनों पिताजी जो जोरेल है और जो जोनाथन केंट है उनकी लेगेसीज के साथ में अपने आप को जोड़ करके और एक होप का सिंबल बनके दुनिया के सामने खड़ा होगा। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सुपरमैन स्टोरी समझ में आती है, लेकिन इसमें हमको विलन का आइडिया नहीं लगता। हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार सुपरमैन ये सब कुछ अकम्प्लिश कैसे करेगा। तो जहां तक मुझे लगता है तो इतने सारे सुपर हीरोज को कास्ट करने का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं सिवाय सुपरमैन के। मतलब सुपरमैन होगा तो सही, लेकिन वो सुपरमैन की तरह दुनिया के सामने अपीयर नहीं हुआ है। लेकिन ये जितने भी सुपर हीरोज हैं, अगर आप इन सबको नोटिस करोगे, स्पेशली नेथन फिलिन, तो वो अपनी अर्ली 50s में ऑलरेडी हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी जस्टिस लीग है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एग्जिस्ट करती है और दुनिया के लिए सुपर हीरोज का होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका इन सारे सुपर हीरोज से मिलके बनी हुई है, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक, वही सारे सुपर हीरोज जो ऑलरेडी इस मूवी में कास्टेड है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है हम लोग ये भी नोटिस करने लगते हैं कि जितने भी सुपर हीरोज हैं ये काम की वजह से और ज्यादा ब्रूटल होने लगे हैं, अपने काम को उतना सीरियसली नहीं लेते। ह्यूमन लाइव्स, कोलेटरल डैमेज, ये सब उनके लिए इतना मायने नहीं रखते। एंड दैट इज वेयर सुपरमैन कम्स इन। सुपरमैन आता है, वो अपने तरीकों से चीजों को करना शुरू कर देता है और फिर सोसाइटी और इन सारे सुपर हीरोज को एक नया तरीका दिखता है। वो उनको बताता है कि जरूरी नहीं है कि इतनी तोड़फोड़ और तबाही से ही चीजों को सॉल्व किया जाए, और फिर इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा। एंड दैट इज वेयर थिंग्स चेंज फॉर अस। हो सकता है कि फिर इन सुपर हीरोज और सुपरमैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो और हमको अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस भी दिखाई जाए। और अगर आप इसको लॉजिकली सोच के देखते हो तो ये काफी डिफरेंट टाइप की सुपरमैन मूवी भी बन जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी सुपरमैन मूवी देखी है उसमें या तो जनरल जॉर्ड आ जाता है या फिर ब्रेनियक आ जाता है, कोई ना कोई बड़ा सुपरमैन का विलन आता है जो अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करता है, और फिर सुपरमैन अपने खुद के प्लैनेट को ही बचा रहा है। तो सुपरमैन जो होप का सिंबल है वो कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा, वो वही चीज कर रहा है जो कोई भी सुपर हीरो करेगा। बिकॉज ऑलमाइटी स्टार लॉर्ड के शब्दों में ही इज वन ऑफ द इडियट्स हु लिव्स ऑन इट। तो उसका बचाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक क्लैश आइडियोलॉजीज का होता है तो फिर सुपरमैन का होप वाली चीज और फिर आइडियोलॉजी वाली चीज और वो हमेशा सही करने वाली चीज इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि आप गलत केस में भी सही करने का दम रखते हो या नहीं। और ये कहीं ना कहीं मैन ऑफ स्टील वाली चीज पे भी एक बहुत ही डिफरेंट सा टेक होगा, जब मैन ऑफ स्टील के एंड में जनरल जॉर्ड की गर्दन मरोड़नी पड़ती है हेनरी कैविल के सुपरमैन को, बिकॉज ही हैड नो अदर चॉइस। तो यहाँ पर जेम्स गन किस तरह के ऑड्स क्रिएट करते हैं वो देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन उनसे कैसे डील करता है
आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से तो कहानी की शुरुआत होगी। पहली सुपरमैन मूवी है तो यहाँ पर आती है इंजीनियर, जो इस पिक्चर में कास्ट करी गई है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि ये मूवी सीधे के सीधे कनेक्ट होगी अथॉरिटी मूवी के साथ में, जिसका इंजीनियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो व्हाट आई थिंक इसकी इंजीनियर हो सकता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की मेंबर हो सकता है लीडर भी हो। और सुपरमैन के आकर के चीजों को चेंज करने से बाकी सारे सुपर हीरोज तो चेंज हो जाए, लेकिन इंजीनियर ना हो पाए। और जस्टिस सोसाइटी को चेंज करके जब सुपरमैन जस्टिस लीग बनाएगा तो इंजीनियर वहां से अलग होगी और अपनी खुद की टीम अथॉरिटी बनाएगी, जो काइंड ऑफ द बॉयज की तरह ऑपरेट करेगी। और वो लोग मिलके सुपरमैन के खिलाफ खड़े होंगे और फिर वहां से अथॉरिटी की मूवी शुरू होगी, जो सुपरमैन के खिलाफ जाएंगे पूरी तरह से। आई मीन अगर आप इसको सोच के देखते हो तो जेम्स गन एक ही पिक्चर से दो मूवीज को कनेक्ट भी कर सकते हैं, एक अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट भी सेटअप कर सकते हैं और इंजीनियर को एक अच्छा खासा विलन बना करके आगे की पिक्चर के लिए भी सेटअप कर सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ लाइक दिस आइडिया। प्लस हम लोग इंजीनियर, जिसके कैरेक्टर को अभी तक कोई भी नहीं जानता है नॉर्मल दुनिया में, उससे भी अच्छी तरह फेमिलियराइज हो जाएंगे। एक मूवी, फिर उसके बाद सेकंड मूवी। सो या दैट काइंड ऑफ मेक सेंस एज वेल। प्लस अगर ग्राउंडेड सुपर हीरोज की कहानी है, एज लॉन्ग एज एलियंस डू नॉट इंटरफेयर, तो इसमें लेक्स लूथर भी बहुत ही अच्छी तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकता है, पॉलिटिक्स के थ्रू और भी आउटसाइड इंटरफेरेंसेस के थ्रू। हालांकि लेक्स लूथर को तो एलियनों से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है तो लेक्स लूथर भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। दैट इज व्हाई उन्होंने इसको स्टार्टिंग में ही कास्ट करके उसके एक असिस्टेंट को भी कास्ट किया है। तो आई थिंक लेक्स लूथर भी इसमें काफी बड़ा गेम खेलेगा। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कमरे में बैठे चमगादड़ पे। मैं बात कर रहा हूं बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड की। तो मूवी के लिए अभी तक कोई कास्टिंग नहीं हुई है। मूवी की स्क्रिप्ट अभी प्रोडक्शन की स्टेजेस में है। मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एंडी मुस्केटी कंफर्म्ड है, डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी को। लेकिन जहां तक है, इससे ज्यादा इस मूवी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर हम बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की कहानी पे जाएं तो वो कोर्ट ऑफ द आउल से कनेक्टेड होती है। और जितना हमें पता है तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में हमको रॉबिन देखने को मिलेगा। कौन सा रॉबिन देखने को मिलेगा अभी तक ये भी नहीं पता। जहां तक है डेमियन वेन, अगर डेमियन वेन है तो मतलब बैटमैन के बच्चे हो चुके हैं। That kind of goes on another tangent, जो उस पर अभी बात नहीं करना चाहिए। एंड एज फार एज आई थिंक तो जेम्स गन इसको लाने की जल्दी में होंगे भी नहीं, क्योंकि उनका पूरा फोकस सुपरमैन और बाकी की टीम के ऊपर है। बिकॉज मैट रीव्स का बैटमैन ऑलरेडी हमारे साथ होगा 2025 में। सो या बैटमैन का ओवरलोड नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेम्स मैंगोल्ड स्वाम्प थिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसको डायरेक्ट करने वाले हैं, जो मुझे नहीं पता कि कैसे इस पूरी चीज में फिट होगा। ये सुपरनैचुरल एंटिटी है, जस्टिस लीग डार्क का पार्ट है, क्योंकि स्वाम्प थिंग काफी तेजी से मूव कर रही है। इसके प्रोडक्शन पे काम शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो प्रोबेबली 2026 में हमको पिक्चर देखने मिल जाएगी। तो जुलाई में सुपरमैन के साथ उतर रही है फैंटास्टिक फोर। फिलहाल के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पिक्चर को डिले किया जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी डेट जुलाई 26 ही है। लेकिन उससे पहले आएंगी दो पिक्चरें और, जिसमें से पहली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और दूसरी है थंडरबोल्ट। सबसे पहले अगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे बात करी जाए तो ये पिक्चर ऑलरेडी डिले हो चुकी है। पहले स्ट्राइक की वजह से हुई, उसके बाद भी कई सारी चीजें, और अब इस पिक्चर में हो रहे हैं रीशूट्स, जो कि मार्वल मूवी के लिए काफी नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो इस पिक्चर के बारे में सुनने में आ रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इस मूवी में सर्पेंट सोसाइटी नाम के कुछ विलन्स टाइप की चीजें अपीयर होने वाली थी, जिसमें हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी थे, लेकिन अब वो नहीं है। बट आई एम स्टिल सेइंग कि अगर मार्वल वाले इसको हल्क के नाम पे चलाने की कोशिश करेंगे, ना कि कैप्टन अमेरिका के, तो चांसेस काफी अच्छे हैं। सोचना जो मैं बोल रहा हूं उस पर, क्योंकि रेड हल्क विलन है, लीडर विलन है, शियल को शायद हटा, ठीक है, जो होता अच्छे, मैंने बोला ना। तो आप हल्क को क्यों नहीं लेके आओगे? और मूवी का प्लॉट भी जहां तक है वो गामा मॉन्स्टर्स के क्रिएशन के आसपास ही घूमता है। तो जो सबसे पहला और सबसे खतरनाक गामा मॉन्स्टर है उसको क्यों नहीं लेके आओगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हम लोग मूव ऑन करते हैं थंडरबोल्ट्स के ऊपर। थंडरबोल्ट्स मार्वल का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूं और काफी एक्साइटेड नहीं भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुसाइड स्क्वाड जैसी टीम बनती हुई नजर आ रही है, जो पूरी तरह लूजर से बनेगी, जिनको एक सुसाइड मिशन पे भेजा जाएगा, जिससे प्रोबेबली कोई भी उम्मीद नहीं करेगा कि ये लोग जिंदा बच के वापस आए, जो शायद काफी सारे वापस ना भी आएंगे। नॉट टू बी ऑनेस्ट, मैं इस मूवी के एक भी मेन कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड नहीं हूं, सिवाय फ्लोरेंस प्यू और बकी, और तीसरा सेंट्री थे, तीन तो गिनाए, पर मतलब इससे ज्यादा एक के लिए भी नहीं हूं। लेकिन जो चीज मुझे एक्साइटेड बनाती है वो है इस मूवी का प्लॉट। उसमें थोड़ा तैमूत आइलैंड का कुछ है, ऑल्दो कई लोग बोल रहे हैं कि उसको हटा दिया है, फिर कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो है, तो पिक्चर देख के ही समझ में आएगा। बट जो चीज एक्साइटिंग है वो है फैंटास्टिक फोर, मार्वल की पहली पिक्चर। कास्ट रिसेंटली अनाउंस कर दी और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है मैट शैकमैन ने। पूरा पोस्टर मैट शैकमैन वाली वाइब्स दे रहा है। कास्ट ऊपर से नीचे तक बेहतरीन है, क्योंकि सब के सब बढ़िया
परफॉर्मर्स हैं, लेकिन इन सब चीजों पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मैं बात करना चाहता हूं मूवी के प्लॉट के बारे में। मूवी सेंटर्ड है 1963 में, इसके सारी की सारी इमेजेस देखकर हमको ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन इसके अलावा मूवी का हमको कुछ भी नहीं पता। नीलवटा सन्नाटा कि मूवी का विलन कौन होगा, मूवी कौन सी टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मूवी 1963 में टेक प्लेस कर रही है तो उसके बाद से फैंटास्टिक फोर का हुआ क्या? अगर 2010-2012 तक आना होता तब तक तो बड़ा हो जाते, तो फिर फैंटास्टिक फोर गए कहां? दिस रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस फॉर द एमसीयू। तो डेफिनेटली हमको इस पिक्चर में कहीं ना कहीं मल्टीवर्सल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और मैट शैकमैन ने जितने आसानी से WandaVision में सारी चीजें पुल ऑफ करी थी, इस पिक्चर में भी भर के पुल ऑफ करेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इस पिक्चर में हमको डूम विलन देखने को मिलेगा, तो दैट इज काइंड ऑफ पॉइंटलेस, बिकॉज आई डोंट थिंक कि 1963 में डूम उनके साथ वहां पर होगा या इस पिक्चर का मेन विलन डूम होगा। हो सकता है कि मूवी डूम को इंट्रोड्यूस करवाने का काम कर दे, लेकिन डूम इस मूवी का मेन विलन नहीं हो सकता। मे बी समवन एल्स, बट डूम नहीं। और रोस्टवर्स देखने वाले ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये लोग ऑलरेडी गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, इनकी कास्टिंग के लिए हावियर बारडेम को कास्ट करना चाह रहे हैं, तो गैलेक्टस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर दिस मूवी। नाउ मैं एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी आपके सामने पटकने वाला हूं, मुझे नहीं पता कि सच होगी या नहीं। व्हाट आई थिंक इज कि हो सकता है कि ये वाले फैंटास्टिक फोर 1963 में मेन एमसीयू की 616 वाली टाइमलाइन का पार्ट हो ही ना। मतलब ये चारों, पेड्रो पास्कल और इसकी पूरी चौकड़ी वाली फैमिली, ये मेन एमसीयू में इस पिक्चर के एंड में पहुंचेंगे किसी और टाइमलाइन से, बिकॉज इनका पूरा प्लैनेट, ये जो इनकी पूरी टाइमलाइन है, वो इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और फिर ये 616 की टाइमलाइन में आकर के पूरा जो इनकर्जन का कॉन्सेप्ट है, उससे बचने के कॉन्टिजेंसी प्लान्स को बनाना शुरू करेंगे हमारे सुपर हीरोज को अवेयर करके। आई मीन इट डज साउंड वियर्ड, लेकिन अगर आप इसको सोच के देखो तो इट ऑल्सो डज मेक सेंस, क्योंकि फिर 1963 से लेकर इनका यहाँ पर आना विल ऑल्सो बी अंडरस्टूड कि हाँ चलो ये दूसरी टाइमलाइन में थे और ये दूसरी टाइमलाइन के हैं, तो यहां पर आकर इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया, अब सब कुछ ठीक। और इसी बहाने हम लोग एक दूसरी टाइमलाइन, दूसरे वर्ल्ड, दूसरे यूनिवर्स को भी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। और देखो मैं सोचने जाता हूं तो मैं बहुत ही वाइल्ड लेवल तक एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूं, इसीलिए मेरे को अगर यहां बैठ के कोई रोकने का काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि कोई है नहीं तो फिर मैं निकल ही जाता हूं। सोच के देखो, अगर फैंटास्टिक फोर दूसरी टाइमलाइन के हैं, तो व्हाट इफ डॉक्टर डूम भी उसी दूसरी टाइमलाइन का हो? मतलब सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाला डॉक्टर डूम मेन एमसीयू का है ही नहीं। खैर, इस थ्योरी को बस मैं आपके सामने पटक के छोड़ दे रहा हूं, लेकिन हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे की चीजों पे, क्योंकि फैंटास्टिक फोर पे एमसीयू खत्म नहीं होने वाला, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी, स्टार्टिंग ऑफ विद आवर फेवरेट ब्लेड। तो ब्लेड को लेकर काफी सारी चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, तो 2026 की स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम ब्लेड देख पाए, प्रोबेबली फेब के आसपास। अगर ऐसा होता है तो मे बी मार्वल वाले अपनी जुलाई की रिलीज डेट को थोड़ा सा पुश करें, ऑल्दो इस बात के चांसेस कितने हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि ब्लेड भाई साहब जो हैं ये मार्वल ज़ॉम्बीज में अपीयर हो सकते हैं, जो एनिमेटेड शो है, क्योंकि वो भी आर रेटेड है। कहीं ना कहीं से कनेक्शन दिखा के केविन फाइगी ने सोचा उतारना है तो उतार दे, छड्डी के बाद पोस्टवर्स के जो ज्ञान। फिर इसके बाद कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स तो बहुत दूर की बातें हैं, उन पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मिडनाइट सन्स को लेकर काफी हवा चल रही है, तो मिडनाइट सन्स मार्वल का एक ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है जो बहुत बहुत तगड़ा साबित हो, बिकॉज इट हैज सो मेनी पॉपुलर सुपर हीरोज जो कोई सोच भी नहीं सकता। मून नाइट, गोस्ट राइडर, वोल्वरीन, डॉक्टर स्ट्रेंज, पनिशर, ब्लेड, और भी जितने बैडआसरी सुपर हीरोज आप सोच सकते हो वो सारे के सारे इसमें भर दो। लेकिन रिसेंटली ऐसा सुनने में आ रहा था कि इसमें एमसीयू वाले वो सारे सुपर हीरोज इंक्लूड करेंगे जो अभी तक एवेंजर्स का पार्ट नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब को आप टाटा बाय बाय बोल सकते हो, लेकिन फिर भी बैडआसरी कम नहीं हो जाती इसमें। हालांकि आई वुड वांट डॉक्टर स्ट्रेंज टू अपीयर इन दिस, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी टीम जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट से डील करती है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का इसमें होना वुड मेक मोर सेंस। और ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वाले इसको स्पेशल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लीज मत करना। मैं इस पूरी पिक्चर को बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, बड़े पर्दे पे। गोस्ट राइडर का खोपड़ा जब आग लग के निकल के आएगा तो सोचो कितना मजा आएगा, कितने साल हो गए इसको थिएटर में नहीं देखा अपन ने। ऑलराइट, तो ये थी वो सारी की सारी खिचड़ी जो मैंने एक छोटे से वीडियो में कंप्रेस करके आपको बताने की कोशिश करी। रोस्टवर्स में हालांकि मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं, लेकिन उसमें थ्योरीज पे बात नहीं कर पाते, तो मैंने इसमें फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन को लेकर जो भी मेरी थ्योरीज है वो आपके सामने रखी और छोटी मोटी अपडेट्स इधर उधर फंसाने की कोशिश भी। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला रोस्टवर्स नहीं देखा तो वो यहाँ पे फ्लैश हो होगा, उसको जाके देखना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो केविन फाइगी तुम्हारी भी उतार देंगे टोपी।